हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। अपना आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका 6वां अध्याय है, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संकट। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संकट में हमने पहले 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिए। आज इस तीसरे भाग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 2 भागों में क्या क्या पढ़ लिया था, हल्का सा रिविजन कर लेते हैं, जल्दी से बढ़ते आगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें सिलेबस क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी आपातकाल 1975 में लागू हुआ, उससे पहले की क्या कंडीशंस थी। उसके बाद हम आपातकाल की घोषणा के बारे में जानेंगे। फिर आपातकाल के बाद की जो राजनीति थी उसको हम देखेंगे। ये टॉपिक आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है। तो हमने आपातकाल 1975 में जो आपातकाल लगा था उससे पहले की क्या कंडीशंस थी वो हमने देख ली। 1971 का जो चुनाव हुआ था उस दौरान क्या परिस्थितियां रही थी। उसके बाद आपातकाल लागू होने के प्रमुख कारक कौन कौन से थे। तो हमने आर्थिक कारक पढ़ लिया, हमने छात्र आंदोलन पढ़ लिया। अब हम नक्सलवादी आंदोलन के बारे में जानेंगे, फिर हम रेल हड़ताल को देखेंगे, फिर न्यायपालिका के साथ सरकार का जो संघर्ष चला था उसको देखेंगे, और फिर हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा को। ठीक है, तो आर्थिक कारक में हमने ये सारे कारक पढ़ लिए हैं। ये पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, आपको मिल गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं भी आपको नंबर दूंगा। छात्र आंदोलन जो गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए थे वो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इन्होंने संसद मार्च किया था, वो सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट देख चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर जो है नक्सलवादी आंदोलन के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उसी दौरान क्या हुआ कि 1971 के बाद इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती है 72, 73, 74 में कि कुछ इस तरीके की नक्सलवादी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसी अवधि मतलब 1971 से लेकर के 1975 तक के समय में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया। क्या चाहते थे ये लोग उस समय की जो मौजूदा जो राजनीतिक प्रणाली थी उसको नहीं पसंद करते थे, उसके खिलाफ थे, और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको भी समाप्त करना चाहते थे। ये तो इसलिए इन लोगों ने हथियार उठा लिए, इन लोगों ने राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया था। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी इलाके में किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि विद्रोह किसने किया था। तो याद रखना, किसानों ने किया था। ठीक है, 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहाँ पे किया था, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उस दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके में। और इसी शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर इसलिए इस आंदोलन को भी बाद में हम नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1969 की अगर हम बात करें, है ना, 1969 की अगर हम बात करें तो 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी जो ग्रुप था इस पार्टी का गठन किया जाता है। गठन कब होता है, 1969 में गठन होता है। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, छुप छुप करके युद्ध करना, है ना। और नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीन करके गरीब और भूमिहीन लोगों को बांट दी थी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो है वो काम करना शुरू किया था। इनकी प्रमुख मांगे क्या थी, तो इनकी मांगे निम्नलिखित थी। पहला तो ये था कि इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाएं। और दूसरा था जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन और सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। ये इन लोगों की मांग थी। इन मांगों के साथ इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, पार्टी बनाई थी, आंदोलन को हिंसक करते चले गए। धीरे धीरे आंदोलन इनका बढ़ता गया, बाद में ये नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना गया। अब हम पढ़ेंगे रेल हड़ताल।
ठीक है, रेल हड़ताल। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि जो आपातकाल लागू होता है 1975 में, तो आपातकाल लागू होने से पहले की जो परिस्थितियां रही थी उनको पढ़ रहे हैं। वो जो कारक रहे थे, आर्थिक कारक हमने देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया छात्र आंदोलन हमने देख लिया, छात्र आंदोलन के बाद में हमने नक्सलवादी जो आंदोलन हुआ था उनकी मांग क्या थी वो हमने देख लिया, और फिर एक कारक था रेल हड़ताल। उसी दौरान जब आंदोलन चल रहे थे, छात्र आंदोलन चल रहे थे गुजरात में और बिहार में, उसी दौरान जो है रेलवे कर्मचारियों की एक हड़ताल हो जाती है, और ये हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में होती है। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा और बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर के 1974 में हड़ताल कर दी। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया। सरकार ने हड़ताल को क्या कर दिया भाई, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह हड़ताल आपकी बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। तो इन्होंने इसको हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। तो भाई चूंकि हड़ताल कर्मचारियों ने करी है, इसमें सभी प्रकार के कर्मचारी थे, तो अब जब सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो बहुत सारे लोगों में एक गलत प्रभाव गया। उसमें जो मजदूर संगठन थे वो भी सरकार के खिलाफ हो गए, जो रेलवे के कर्मचारी थे वो भी इनके खिलाफ हुए, आम आदमी को भी जब लगा कि भाई सरकार इस तरीके से इनके साथ अगर कर रही है तो वो भी, और व्यापारी, ये सभी सरकार के खिलाफ एक असंतोष की भावना इनमें पैदा हो गई। और 20 दिन के बाद में ये हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई, क्योंकि सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टा सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो आखिरकार थक हार करके ये जो रेलवे कर्मचारी थे इनको अपनी हड़ताल वापस लेनी पड़ी। तो ये कारण भी था। इस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा कि सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था। उस दौरान 1974 तक आते आते 1975 तक तो स्थिति बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपातकाल जून में लगता है, उससे पहले तक स्थिति काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा खराब हो जाती है। चारों तरफ असंतोष का माहौल बन जाता है और सरकार जो है वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। तो इसी प्रकार का एक और संघर्ष देखते हैं हम, जो कि है न्यायपालिका के साथ में सरकार का संघर्ष। इसमें देखो क्या होता है कि इसी दौरान सरकार और न्यायपालिका के बीच में कई बार संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। तो सरकार ने इस दौरान संविधान में 3 बदलाव किए थे। इंदिरा गांधी क्या कर रही थी कि ये जो इस प्रकार के जो आंदोलन हो रहे थे, इस आंदोलन में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, अपने विरोधियों से अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहती थी और ज़्यादा संविधान में अपने लिए प्रावधान चाहती थी। तो संविधान में 3 बदलाव कर दिए, और वो 3 बदलाव क्या क्या है ध्यान रखना। पहला बदलाव तो था कि सरकार ने मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी। आम जनता को जो मूल अधिकार संविधान में प्राप्त हुए थे, है ना, तो मूल अधिकारों को सरकार ने कम कर दिया। जैसे आपको याद होगा, पहले 7 मूल अधिकार थे, सरकार ने कम करके 6 मूल अधिकार कर दिए। संपत्ति के मूल अधिकार को सरकार ने हटा दिया, ठीक है ना, ये संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे सरकार ने कम कर दिया। दूसरा क्या किया था, संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर दी। और तीसरा था नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा शक्तियां दे दी कि भाई नीति निर्देशक सिद्धांत ज़्यादा ताकतवर है। सरकार ने इन्हें ताकतवर बनाने का प्रयास जो वो किया था। तो अब देखो, जब सरकार ने ये प्रावधान किए, संविधान में संशोधन करके बदलाव किए, तो न्यायपालिका ने जो है इन समस्त प्रावधानों को निरस्त कर दिया। न्यायपालिका ने इन तीनों प्रावधानों को क्या कर दिया भाई, निरस्त कर दिया। तो सरकार को एक प्रकार से लगा कि ये तो बिल्कुल हमारे खिलाफ हो गया। गवर्नमेंट जो है इस तरीके से डिसीजन ले रही है, न्यायपालिका अगर इन्हें निरस्त कर रही है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसी दौरान क्या होता है कि उसी दौरान जो है एक केस आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि मूल अधिकारों से रिलेटेड बात इसमें हुई थी, इसमें भी न्यायपालिका ने जो फैसला दिया था वो सरकार के खिलाफ था। तो
उससे क्या होता है कि 1973 में भारत की, हाँ यहाँ तक तो बात हो गई। फिर 1973 में एक और घटना होती है। 1973 में भारत की मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है और उसमें फिर क्या होता था कि ऐसी परिपाटी थी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने, यानी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को लांग करके उनकी वरिष्ठता को की अनदेखी करके सरकार ने एक चौथे नंबर के जो न्यायाधीश थे वरिष्ठता में, उन्हें जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो सरकार ने J.M. सेलट, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके चौथे नंबर के जो न्यायाधीश थे A.N. रे, इनको जो है वो न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो ये तीन लोग थे, नाराज तो होना स्वाभाविक था, ये लोग भी नाराज हुए। एक प्रकार के पूरे न्यायपालिका में जो है एक प्रकार से हड़कंप मच गया। लोगों को जब पता चला तो लोग भी जो है वो एक प्रकार से इनके खिलाफ हो गए। सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही की बातें होने लगी थी। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था उस दौरान कि एक प्रकार से जो है वो आपातकाल की स्थिति, आपातकाल लागू करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर एक ही सारा बचा था और कुछ भी नहीं बचा। और इसी दौरान एक और घटनाक्रम होता है कि इलाहाबाद न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है हाँ अपने यहाँ देखेंगे आगे लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की जो संसद सदस्यता थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसे निरस्त कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा। और बच्चों ये जो आपातकाल वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं क्योंकि अभी काफ़ी लंबा है। इसके बाद हम आपातकाल के परिणाम क्या रहे ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो चैप्टर्स अपन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, इसकी PDF, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस सारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये पूरा कोर्स मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें दोनों किताबें आपकी रहेगी, दोनों बुक्स रहेगी, जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते वो रहेंगे। बोर्ड में एग्जाम्स में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। पिछले वर्षों के 10 साल के जो पेपर्स है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वो आपको मिलेंगे। टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपीज मिलेंगी। फीस हमारी है मात्र 99 रुपये, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है ना, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में हम आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। ओनली 99 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, अगर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, आपका हिंदी साहित्य है, वो सारे कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट की फीस ओनली 99 रुपये है, मिनिमम से मिनिमम चार्ज है बच्चों 99 रुपये। और इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर पर जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9079622989। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्दी इस टॉपिक के साथ, आपातकाल की घोषणा के साथ में। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।